नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन उससे पहले की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। डिप्टी सीएम समेत सीपीएस की नियुक्ति का ये जो मामला है, सीएम सुक्खू के मामले में एक प्रतिक्रिया सामने आई है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीपीएस मामला हिमाचल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। सरकार के एससी ने यहां पर सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जाने की कोई बात कही है। 16 अक्टूबर को होगी शिमला हाईकोर्ट मामले में सुनवाई। सीएम सुक्खू का यहां पर प्रतिक्रिया सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सीपीएस मामला हिमाचल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सरकार के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने की बात कही गई है। 16 अक्टूबर को यहां पर सुनवाई होगी। कोर्ट हमारी तो कोई आदत सुप्रीम सीपीएस का मामला हाई कोर्ट में ऐसा तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। कोर्ट हमारी तो कोई आदत सुप्रीम सीपीएस का मामला हाई कोर्ट में ऐसा तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। कोर्ट हमारी तो कोई आदत सुप्रीम सीपीएस का मामला हाई कोर्ट में ऐसा तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो ये सीपीएस की नियुक्ति मामला बिल्कुल एक बार फिर से यहां पर गरमाया हुआ है। सरकार ने कहा है कि 16 अक्टूबर को शिमला हाईकोर्ट में यहां पर सुनवाई होगी। डिप्टी सीएम समेत सीपीएस का ये पूरा मामला है। तो यही आपको बता दें कि सरकार के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने की यहां पर बात कही है मुख्यमंत्री ने। सरकार के सुप्रीम कोर्ट के नहीं जाने की यहां पर बात कही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। 16 अक्टूबर को शिमला हाईकोर्ट में यहां पर सुनवाई होगी। तो हमारे साथ राजीव खिमटा कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर राजीव खिमटा जी, यहां पर बहुत बहुत स्वागत है सर जनता टीवी में। जी धन्यवाद खुशबू मैडम, धन्यवाद जी राजीव खिमटा जी, सवाल मेरा ये है कि डिप्टी सीएम और सीपीएस की जो नियुक्ति का ये मामला है, हिमाचल सरकार को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। सर क्या कहेंगे? नहीं, जो इसमें लिख रहे जिन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी और उसको लेकर जो हाईकोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है अंडर रूल ए सीपीसी के ऑर्डर ए रूल 12 सीआरपीसी के तहत जो उसको रिजेक्ट किया, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। बाकी जो सीपीएस वो ऑलरेडी आपके हाईकोर्ट में है, तो अभी जब तक सब जुडिशियस है और जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आता तब तक उस पर कुछ कहना जो अभी इट विल बी टू अर्ली टू से। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो परसों जो एप्लीकेशन टर्न डाउन हुई है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कि उस एप्लीकेशन को लेकर जो है कांग्रेस सरकार जो है या सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। जी टिपिकली सिर्फ इसी एप्लीकेशन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, बाकी तो ऑलरेडी बिकॉज जो सीपीएस का मामला वो तो कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक माननीय जब हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आता, तो उस पर अभी इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन इट। जी राजीव खिमटा जी, यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है, जो विपक्ष है, वो क्या कहना चाह रही है इस पूरे मामले में? उनको इतराज क्यों है? बीजेपी मामले में उनको अल्टीमेटली ऐसा है कि अब अपने टाइम में उन्होंने तो नहीं ये इस तरह के सीपीएस बनाए, अब हमारी सरकार ने सीपीएस बनाई और माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट्स ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसमें सिर्फ सीपीएस जो है सरकार की सहायता कर रहे हैं, ना वो कोई फाइल साइन करते हैं, ना उनके उसकी फाइल आती है, ना कोई ऑर्डर करते हैं। जस्ट गवर्नमेंट जो है उनके राजीव खिमटा जी, हमारे साथ कंवर प्यारे सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे ये प्रतिक्रिया लेते हैं। कंवर प्यारे सिंह जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। कंवर प्यारे सिंह जी, नमस्कार जी कंवर प्यारे सिंह जी, ये डिप्टी सीएम और जो सीपीएस की नियुक्ति का ये जो पूरा मामला है, उसमें बीजेपी को आपत्ति क्यों है, ऐतराज क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सजग विपक्ष की भूमिका में है। जनता ने मत दिया है कांग्रेस पार्टी को। हमारा दायित्व बनता है जो असंवैधानिक कार्य कोई भी सरकार करे उसके विरुद्ध आवाज उठाना।
पिछली बारी भी नियुक्तियां हुई थी, मगर 2017 से 22 में कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो जी। पहली बार जब नियुक्तियां हुई थी उसके बाद माननीय हाईकोर्ट के निर्णय भी आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आए। तो प्रदेश सरकार को चाहिए था कि जो निर्णय विरुद्ध आए हैं, सीपीएस की नियुक्तियां जब असंवैधानिक ठहराई जा चुकी तो उसको दोबारा संवैधानिक मतलब सिर्फ बवाल खड़ा करने के लिए, अपने लोगों को लाभ देने के लिए पार्टी ने जो काम किया वो असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी असंवैधानिक कार्य के विरुद्ध खड़ी रहेगी और खड़ी उसका दायित्व तो बनता। हमने इसीलिए ये पिटीशन हमारे माननीय विधायकों ने डाली है कि जो असंवैधानिक कार्य सरकार ने किया है इसको इस पर रोक लगाई जाए, इसको दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जी राजीव किमटा जी, आप कंवर प्यार सिंह को सुन रहे थे सर, आपका एक छोटा सा प्रतिक्रिया इस पर। बिल्कुल, देखिए अभी हम ये नहीं कहते कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बिकॉज जो मैटर है अभी सब जुडिस हो गया है। तो इस पे टिप्पणी टिप्पणी करनी ना हमारे लिए उचित रहेगा, ना ही भाजपा के लिए उचित रहेगा, जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आता। बाकी अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा दिया कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी तरह की जो वो फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अब बिकॉज इस सब जुडिस, तो अब सब जुडिस जब मैटर कोर्ट में पहुंच जाता है तो उस पर मुझे लगता है कि जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता तो इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दैट। ठीक है राजीव खिमटा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार यहाँ पर कमजोर पड़ रही है, अग्रेसन बिल्कुल नहीं दिखा पा रही है, इस पर वजह क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कुछ नहीं दिखा रही, सरकार अपना काम कर रही है और कोर्ट अपना काम कर रहा है। सरकार को जिस लिए 5 साल के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने चुना है, उस मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी अग्रसर है और वो लोगों के हित के फैसले कर रहे हैं। जहां तक बात रही इसको लेकर, अब भाजपा को आपत्ति थी, कोर्ट की है, कोर्ट में सब जुडिस मैटर है। अब जब कोर्ट डिसाइड करेगा उसके बाद ही कुछ आप बात कर सकते हैं। निश्चित तौर पर, ठीक है, एक छोटा सा प्रतिक्रिया लेंगे कंवर प्यार सिंह जी से। सर समय की बेहद कमी है यहाँ पर, छोटा सा एक प्रतिक्रिया दीजिए अपना इस पर। जी, जैसे आदरणीय खिमटा जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कोर्ट में मामला विचाराधीन है और उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, मगर जो अनुभव जो पिछले फैसले आए हैं वो बिल्कुल किसी भी तरह से इस चीज को संवैधानिक या ठीक नहीं ठहराते। माननीय खिमटा जी जो कह रहे हैं कि संवैधानिक नहीं है, ये अलग ही तर्क है। जब कोई व्यक्ति सुविधाएं ले रहा है, मंत्रिमंडल से पहले उनको शपथ दिलाई जा रही हो, तो आप देख लीजिएगा कि कितना जरूरी है सरकार के लिए, सरकार ने उनको कितनी वरीयता दी है, ये इतिहास में है, इसको कोई बताने की आवश्यकता ज्यादा है। ठीक है, कंवर प्यार सिंह जी, राजीव खिमटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर 16 अक्टूबर को शिमला में हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। डिप्टी सीएम और सीपीएस की जो नियुक्ति का ये मामला है, एक बार फिर से हिमाचल सरकार को यहाँ पर झटका लगा है और इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यहाँ पर बयान निकल करके सामने आता है। उन्होंने कहा है कि जो 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट शिमला में जिस तरह से सुनवाई होगी उस पर भी देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 13वां समर्थन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस संजय अवस्थी भी मौजूद रहे। कार्यक्रमों की शुरुआत में सीएम सुक्खू ने मुख्यमंत्री आवास से आपदा जोखिमों में कमी लाने के संकल्प के साथ मार्च को रवाना किया है। मंत्री इसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रिम मैदान में आपदा से जुड़ी प्रदर्शनी में भी यहां पर हिस्सा लिया है, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीआरडीओ के साथ साथ आपदा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर यहां पर प्रदर्शनी देखी गई। देखिए, जो आपदा पिछले दिनों आई, उसके बाद से हमारा आपदा से संबंधित जो भी कार्यक्रम आते हैं, आज इंटरनेशनल डिजास्टर वो भी रिडक्शन डे भी है। पिछले 15 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं और बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है, क्विज के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, डिबेट से जागरूक किया जा रहा है, नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। और इसमें
जो हमारी आपदा आई है इसके कैसे निपटा जाए और भविष्य में किस प्रकार की आपदा आती तो हमें कैसे निपटा जाए, एक जागरूकता के तहत ये 15 दिन से पिछले दिनों से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज उसका अंत है। और अभी रिच मैदान पर सब प्रकार की किस प्रकार से हमें लड़ना है इस आपदा से, उस बारे में पूरी सुविधाओं के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। वहीं प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यक्रम में मौजूद हमारे संवाददाता रोविन शर्मा ने एनडीआरएफ के जवानों से यहां पर खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 13वां समर्थ कार्यक्रम मना रहा है और इसको लेकर शिमला के रिज मैदान पर एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में लगातार जिस तरह की आपदा देखी गई, उसके बाद इसकी जरूरत और समझने को आती है। एक बार आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर चारों ओर आपदा से जुड़े उन पहलुओं को लेकर प्रदर्शनी है जो न केवल आने वाले समय में बल्कि उन जोखिमों, उन खतरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो लगातार बने हुए हैं। बात बरसाती आपदा की हो या भूकंप से होने वाली आपदा की, ऐसे में इन सभी पहलुओं को लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यहाँ पर एक एनडीआरएफ की 14th बटालियन का भी यहाँ पर एक प्रदर्शनी है जहाँ पर तमाम वो उपकरण मौजूद है जो मानव जीवन को बचाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत से, आप तस्वीरें एक बार देखिए, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले अपना थोड़ा सा नाम बताएं आप। मैं इंस्पेक्टर नफीस कार 14 एनडीआरएफ से यहाँ आज सामर्थ 2023 जो है कि अभियान के तहत आज हम जो है यहाँ एनडीआरएफ टीम हमारी एग्जीबिशन यहाँ लगाई हुई है। हमारे पास इक्विपमेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन थोड़ा लिमिटेशन है यहाँ पे इक्विपमेंट रखने का, इसलिए हमने जो स्पेशल दिखाना था वो हमने इक्विपमेंट सारे लगाए हैं यहाँ पे। देखिए, एनडीआरएफ एक वो संस्था है या उस तरह की एक फौज है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब महसूस की जाती है जब लोग आपदा में प्रभावित होते हैं, जब जान बचाने की सबसे बड़ी एक जंग चल रही होती है। ऐसे में आप लोगों के पास जिस तरह के उपकरण हैं वो किस तरह से जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण जो है योगदान दे सकते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा बताएं। डिजास्टर के लिए ही एनडीआरएफ खड़ी हुई 2005 में, तो उसके रिगार्डिंग में सारे इक्विपमेंट्स जो हमारे हैं हमारी पर्सनल सेफ्टी को देखते हुए और हमें विक्टिम तक अप्रोच बनाने के लिए और प्लस विक्टिम को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं। हमारी गवर्नमेंट ने सारे इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड कराए हैं और हम उसके तहत सारे इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं इस दौरान में। अगर एक दो खास इंस्ट्रूमेंट जो आप हमारे दर्शकों को भी बता सके ताकि लोग समझ सके कि एनडीआरएफ किस तरह से काम करता है और किस तरह से लोगों की जो है जान बचा सकता है, अगर आप दिखाएं साथ में। तो आप एक बार तस्वीरें देखिए कि इस तरह का यहाँ पर जो भी वो उपकरण हैं जो जान बचाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं, उस तरह के यहाँ पर उपकरण हैं। तो मैं सर आप ही से जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, किस तरह से ये सब जो है काम करते हैं। काम करने के तो भाई इक्विपमेंट अलग अलग हैं, जैसे कटिंग इक्विपमेंट अलग है, अप्रोच बनाने के इक्विपमेंट अलग हैं और हमें वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए अलग हैं, रोप के इक्विपमेंट हमारे पास अलग हैं, गाड़ी को खींचने के लिए जो मल्टी केबल बेंच है वो भी है हमारे पास, और कोई स्लैब्स को या कोई गाड़ी को हमें उठाने के लिए वो भी इक्विपमेंट है। वो सारे लाइन में, जैसे इक्विपमेंट मैं बताता हूँ, एयर लिफ्टिंग बैग है, एयर लिफ्टिंग बैग है, इसकी कैपेसिटी आप जो है देखेंगे इसमें जो है अलग अलग जो 8 बार के क्या मतलब आते हैं, इसमें भरी जाती है गैस जो है नेचुरल ऑक्सीजन के द्वारा भरी जाती है। भर के इसको करीब जो है 21 टन वेट तक जो है 71 टन तक जो है इसका वेट मैक्सिमम ये उठाता है, वो थोड़ा ऊपर उठा देगा जो है। तो इसमें गैस भरकर जो है वजन उठाने के लिए जो मशीन है वो काम करती है। इसको अभी जैसे हमने अभी हम आपके सामने देख रहे हो, फुला रहे होंगे, अभी हम ओपन कर रहे हैं। अभी जैसे इतनी हमें स्पेस बनानी पड़ती है, कोई भी स्लैब है या कोई भी गाड़ी है, कोई चीज़ है, इतनी स्पेस बन जाएगी। स्पेस बनने के बाद क्या करते हैं, फिर इसमें ऑक्सीजन के द्वारा नेचुरल ऑक्सीजन इसमें सिलेंडर भरा रहता है, उसको हम फ्लोमीटर्स लगाते हैं, फिर इसको फुला देते हैं, उतना ऊपर वो उठा देता है। इतना लगभग 71 टन तक ये वेट जो है आसानी से उठा के स्टेबल करके रखता है। जिस तरह पे खास तौर पर जब भूकंप की स्थिति बनती है तो लेंटर का काफी हमारा हिस्सा जो है जस का तस दब जाता है, तो क्या उस तरीके की चीज़ों को उठाने में भी ये काम आता है? हाँ बिल्कुल, उस तरह के उठाने में भी ये काम आता है। इसके अलावा जैसे हमने सबसे पहले अभी देखा कि अभी शिव बावड़ी में भी बीते दिनों एक बहुत बड़ा त्रासदी हमने देखी, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मशीन नहीं पहुँच पाई। तो उस स्थिति में मलबा हटाने के लिए किस तरह के उपकरण आप लोग इस्तेमाल करते हैं या किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी रहती है उस तरीके के माहौल में? देखिए आपके सामने अभी ये फुला देगा इसको ना, तो अभी क्या है कि जैसे आपने कहा कि मलबा हटाने के लिए, जैसे बेसिकली मलबा हटाना तो स्टेट अथॉरिटी का जो है जिम्मेदारी होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें हेल्प करते हैं।
लेकिन मलबा अगर जो है स्लरी रूप में है, उस टाइप में है, तो उसमें जो है आपके पास जेसीबी हो, आपके पास जो है चीज़ वो उसमें काम करती है। हमें जैसे कंक्रीट है, स्लैब्स हैं, उस टाइप में काम करना है, तो हमारे पास कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसको हटाने में काम आते हैं। जैसे कटिंग के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास देख रहे हैं, जो है कार्बाइड टिप चैनसा है और डायमंड चैनसा हम स्लैब का लगा काटते हैं, अप्रोच बनाते हैं। उसके बाद इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके उसके बाद हम अप्रोच बनाते हैं, विक्टिम का वेट कर लेते हैं वहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे यहाँ पर एनडीआरएफ से के एक जवान जिन्होंने खास साफ तौर पर बताया कि किस तरह से ये सब इक्विपमेंट्स जो है काम करते हैं। खैर, इस तरह के यहाँ पर और भी एग्जीबिशंस लगी हैं और साथ ही यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेशन भी किया जाएगा ताकि आने वाले समय में आपदा से बचने के लिए तैयारी रह सके। रॉबिन शर्मा, कैमरामैन रोशन भारद्वाज के साथ, जनता टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में मानसून सीजन में भारी नुकसान को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सुखू सरकार ने शिमला में कुछ और क्षेत्र ग्रीन एरिया में निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में अब ग्रीन बेल्ट एरिया में घर और अन्य निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। ग्रीन बेल्ट में निर्माण कार्य में ढील देने को लेकर चली खबरों के पर सीएम सुखू ने बयान दिया है कि ग्रीन बेल्ट में निर्माण कार्यों पर छूट नहीं दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में शिमला में निर्माण को लेकर किसी भी तरह की अनुमति देना प्रदेश सरकार के अधिकार से बाहर है। उसका भी हमने कहा कि आप इस बारे में क्लैरिफाई कर लीजिए और ऐसी कोई बात नहीं है और सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के में केस चला हो कि ग्रीन एरिया में हम कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ करें। वो तो शिमला डेवलपमेंट प्लान पर जो उन्होंने भेजा था उसको मैंने और सख्त किया है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हमने ये कहा है कि अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मकान बनाने से पहले और क्षेत्रों में भी जरूरी होगी। तीसरी बात हमने ये कही है कि जो नाले से दूरी होगी वो 5 मीटर होगी और खड्ड से दूरी 7 मीटर होगी, तो और सख्त किया जा रहा है। तो कई बार मिस कम्युनिकेशन होकर हमारी बात को अखबार ने वो समझा नहीं है, लेकिन हमने उसको क्लैरिफाई कर दिया। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में जहां 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, वहीं नगर परिषद कुल्लू में दशहरा को लेकर तैयारियां पूरी तरह से यहां पर कर ली गई है। वहीं सीपी सुंदर ठाकुर ने तैयारियों को लेकर ढालपुर मैदान का निरीक्षण किया है। बता दें कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान साफ सफाई रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की जाएगी। शहर में दशहरे के दौरान सफाई व्यवस्था का जिम्मा 300 कर्मचारियों के कंधे पर होगा। पहली बार हो रहा है कि ढालपुर मैदान में जो है स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। उसके साथ में आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये झरना और सीनियर सिटीजन्स का एक कॉर्नर तैयार हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे नीचे 1000 गाड़ियों की जो पार्किंग की व्यवस्था आप भूतनाथ पुल के साथ की जा रही है। 16 तारीख को उसका भी लोकार्पण होगा। भूतनाथ पुल को भी हम जनता के लिए समर्पित कर देंगे और पार्किंग को भी जनता के लिए समर्पित कर देंगे। यहाँ पे कुछ एक लोग ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दशहरे के दौरान व्यापार नहीं होगा। पूरा व्यापार होगा। सिर्फ जो है यहाँ पे पुराने जूतों की मार्केट, वहाँ पे देवी देवताओं को बैठने की स्थान दिया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में खिरतपुर मनाली 4 लेन के क्षतिग्रस्त भाग के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन होगा। इस एमओयू को साइन करने के बाद नए डिजाइन पर काम शुरू किया जाएगा। फिर उसी आधार पर इसकी नई डीपीआर बनाकर मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रालय को भेजी जाएगी। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया है कि आईआईटी के साथ एमओयू साइन करके डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। आईआईटी की मदद इसलिए ली जा रही है ताकि भविष्य में 4 लेन की ओर ज्यादा सुरक्षित तरीके से बनाया जा सके। आईआईटी के साथ एमओयू साइन होने के बाद भी इसी पूरी डीपीआर बनाई जाएगी और उसे मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। ये जो हमारा कीरतपुर से मनाली का जो भाग है 190 किलोमीटर का सेक्शन है। इसमें से लगभग हमारा 20 किलोमीटर के आसपास का सेक्शन था जहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से और जो रिवर ब्यास में जो फ्लड आया था उसकी वजह से कटिंग हुई थी। 20 किलोमीटर में से हमारे 11 किलोमीटर अभी हमने रिस्टोर कर दिए हैं। 9 किलोमीटर में रिस्टोरेशन का कार्य अभी प्रगति पर है। इसके अलावा जैसे हमारी इसमें एक्सपर्ट टीम फॉर्मुलेट हुई है जिसमें कि 4 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम है
उन्होंने भी एक रिपोर्ट हमें प्रिलिमिनरी दी गई है, उसमें कुछ स्टडीज़ बताई हैं, तो वो स्टडीज़ भी हम लोग अब कराएंगे। अब उसको किसी एजेंसी के थ्रू कराना है या IITs के थ्रू कराना है, उस पर अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। बदी के बरोटीवाला में पहली बार अंडर 14 छात्र राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें हिमाचल के 12 राज्यों के बच्चे एक साथ प्रतियोगिता खेल पाएंगे। 580 खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। इस कार्यक्रम में मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए नीति बनाई है और खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन के लिए 2,01,000 रुपए अपनी ओर से देने की यहां पर घोषणा की है। अंडर 14 जो बरोटीवाला में खेल कूद प्रतियोगिता हमने स्टार्ट करी है, तो ये पहली मर्तबा हुआ कि हमारे एरिया में ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हमें मिली है। तो उसके लिए मैं प्रदेश के हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका धन्यवाद करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, और हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब संजीव जी यहाँ हैं। लगभग 580 बच्चे इसमें शरीक हो रहे हैं और सभी जिलों में पहली बार हुआ कि सभी जिलों के बच्चे इसमें आए हैं। इससे पहले कुछ जिले जैसे लाहौल स्पीति है वो मिस हो जाते थे, नहीं आ पाते थे, इस बार वो भी आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत बढ़िया प्रांगण है और इनके खाने पीने की व्यवस्था हमने कुछ अपनी तरफ से भी हेल्प करी है, कुछ सरकार से जो मिलता है वो भी हुआ है और अन्य जो चीज़ें हैं उनका मैंने अभी इंस्पेक्शन भी किया है। खाने का बच्चों को 3 सब्जियां मिल रही हैं, बहुत बढ़िया खाना। हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब खुद इंटरेस्ट लेके जो है इसको कामयाब करने के लिए हर चीज़ में जो है वो ये मतलब सहयोग कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं। हमीरपुर कृषि विभाग ने गेहूं का बीज किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए कमर कस ली। विभाग में गेहूं के बीज की 5,200 क्विंटल की डिमांड की गई है। वहीं कृषि विभाग के उपनिदेशक सुरेश कुमार धीमान ने बताया है कि गेहूं की बिजाई का समय नवंबर महीने में होता है, जिसके लिए कृषि विभाग ने किसानों को बीज उपलब्ध करवाने के लिए भेज दिया गया है। रबी मौसम चल रहा है, इसके लिए हमने किसानों के लिए जो प्राथमिकताएं थी बीज उपलब्ध करवाने की, तो सर्वप्रथम जैसा कि हमारा सितंबर माह से सब्जियों के बीज की बिजाई और 4 बड़ी फसलों की बिजाई शुरू हो जाती है, जिसके लिए विभाग ने सब्जियों के बीज अलग अलग प्रकार के, जिसमें मूली, पालक, शलगम, गोभी, मटर, धनिया इत्यादि की फसलें आती हैं, जिसका लगभग 10 क्विंटल के तकरीबन बीज हमने मुहैया करवाया है सभी जिला के कृषि सेल सेंटरों पर। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।